Namaste students, myself Jeevan Mr. K.L. Nagar, Assistant Professor, Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Students, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honors at SAM. My subject is Protect Cultivation. Students, we will discuss about rose cultivation under protect structure. So let's start your rose cultivation. Let's start your topic rose. Common name rose and क्वीन ऑफ फ्लावर्स. इसको क्वीन ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है. इसका जो साइंटिफिक नेम है रोजा स्पीसीज. एंड दी फैमिली की अगर बात करते हैं तो रोजेसी फैमिली का. और क्रोमोजोम नंबर की बात करते हैं 2n=14. सोइल के अंदर हम बात करेंगे सैंड टू ग्रेवल लोइम एंड लीड. जो पीएच मान होता है 6.5 to 7%. 7 पीएच मान होना ज़रूरी है. क्लाइमेट के अंदर बात करते हैं तो उसका जो आइडियल टेम्परेचर होता है 15 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड. लो टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो 15 to 16 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड. इम्प्रूव द फ्लावरिंग क्वालिटी के लिए. एंड ह्यूमिडिटी वाली बात करते हैं तो 60 to 65%. इसके बाद हम बात करेंगे कि जो ये लोअर सनशाइन होता है एंड द फ्री वेंटिलेशन का बेस्ट वेंटिलेशन वाला सिस्टम बना जाता है इसके अंदर पॉलीहाउस में. इसमें हम जब वैरायटी की बात करेंगे तो लॉन्ग स्टेम रोजेज, मीडियम स्टेम रोजेज एंड द स्मॉल फ्लावरेड रोजेज. 3 टाइप की वैरायटी हम डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट के अंदर बात करें लॉन्ग स्टेम रोजेज के अंदर तो इसमें स्टेम जो स्टेम लेंथ होती है 50 to 120 सेंटीमीटर की. अगर ईल्ड की बात करते हैं जो स्टेम की ईल्ड की तो 100 to 150 स्टेम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से. अगर वैरायटी वाली बात करते हैं तो फर्स्ट वैरायटीज़ की हैं विवाल्दी, फर्स्ट रेड, ग्रांड एंड मतलब ग्रांड गाला एंड दी कॉम्पेंटी. सेकंड में है कि मीडियम स्टेट जो रोजेज होता है उसकी जो स्टेम लेंथ होती है 50 to 70 सेंटीमीटर की. अगर ईल्ड की बात करेंगे तो 220 स्टेम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर के हिसाब से. एंड द वेराइटी की अगर बात करेंगे जागोर, गोल्डन टाइम्स एंड द मारोनेज एंड लेम्बा बाला. इसके बाद है गरबेला. अगर स्मॉल फ्लोर जो फ्लोरेड इस रोजेज की बात करते हैं तो जो उसका स्टेम की लेंथ होती है 30 to 70 सेंटीमीटर. ईल्ड के अंदर बात करते हैं तो 250 to 300 स्टैंड पर स्क्वायर पर ईयर. वेराइटी की बात करते हैं मोट्रिया, कोरोनिटी एंड द कैलिप्सो एंड द कोरोना. ये मतलब इस टाइप की कल्टीवेशन प्रोटेक्ट कल्टीवेशन के अंदर यूज की जाती हैं. प्रोपगेशन के अंदर अगर बात करते हैं तो रोजेस कॉमर्शियली प्रोपगेटेड बाय द बडिंग. जो बडिंग का जो टाइप होता है टी बडिंग या फिर पेच बडिंग के द्वारा प्रोपगेशन यूज कर सकते हैं. अगर हम बात करते हैं बेड प्रिपरेशन की तो बेड प्रिपरेशन के लिए हमें हमेशा के लिए रेज बेड ही यूज करना चाहिए. जो इसका साइज़ होना चाहिए 1 मीटर. जिसकी ब्रीथ होनी चाहिए 1 मीटर की. अगर हम हाइट की बात करते हैं तो 45 सेंटीमीटर की हाइट होना चाहिए. इसके बाद में ड्यूरिंग द बेड प्रिपरेशन के समय पर स्टेरिलाइज होना ज़रूरी है. किससे स्टेरिलाइज होना चाहिए? फॉर्मेल्डिहाइड से, जिसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए 0.3% की, जिसके साथ में हम FOM का भी मिक्स कर सकते हैं. इसके बाद में आगे हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ ग्रीन हाउस. हीटिंग और सेकेंड है कूलिंग. हीटिंग के लिए हमें कौन कौन सी सोर्स यूज करना चाहिए? पहला है कि इन टेम्परेचर जोन द ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ रोजेज रिक्वायर द हीटिंग सिस्टम टू मेंटेन द आइडियल टेम्परेचर.
अगर हम आइडियल टेम्परेचर की बात करते हैं, कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है रोज़ के लिए, 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड इनसाइड द ग्रीन हाउस। तो इसमें मतलब हीटिंग का इतना टेम्परेचर होना ज़रूरी है, जिससे उसकी जो बेस्ट ग्रोथ के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। इसमें है सेकंड पॉइंट के अंदर, ए सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इज ए मोर एफिशिएंट देन लोकलाइज यूनिट हीटर्स इन लार्ज ग्रीन हाउस। अगर कोई लार्ज टाइप का जो ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर होता है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसी में हीटिंग सिस्टम यूज होना चाहिए। इसमें द पाइप कोयल हीट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर द यूज विद हाई प्रेशर हॉट वाटर बॉइलिंग। जो हॉट वाटर बॉइलिंग के थ्रू जब उसको हीट वाटर जो हीट होती है वह डिस्ट्रीब्यूट होती है इनसाइड द ग्रीन हाउस के अंदर, किसके थ्रू, जो पाइप कोयल के थ्रू। अब हम बात करेंगे कूलिंग सिस्टम के अंदर। इन वार्म रीजन द समर कूलिंग सिस्टम इज एसेंशियल। अगर हम जैसे कि जो समर रीजन वाला सिस्टम, जो वार्म रीजन का जो एरिया होता है, तो ये समर कूलिंग के लिए सबसे बेस्ट ये यूजफुल सिस्टम होता है, जिससे टेम्परेचर को एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर में कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें द इन टेम्परेचर क्लाइमेट कूलिंग इज ऑफ्टन द रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द विंटर व्हेन द डे आर द ब्राइट। जैसे जैसे दिन का जो टेम्परेचर हाई होता है, उसी समय ये कूलिंग करने के लिए सबसे बेस्ट रिक्वायरमेंट है। इसमें द इन द ऑपरेटिंग कूलिंग सिस्टम नॉन एज द फैन पेड कूलिंग इज ए यूज। इसमें जो ऑपरेटिंग कूलिंग सिस्टम के लिए फैन पेड जो कूलिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा यूज में लिया जाता है। इसमें द इट कंसिस्ट ऑफ पेड ऑन द वन वाल, मतलब जो बैक साइड की जो वाल होती है उसमें यह जुड़ा रहता है पेड सिस्टम। इसमें थ्रू द विच वाटर इज ए सर्कुलेटेड, जिसके अंदर क्या होता है, वाटर का सर्कुलेट होता है वाटर टैंक के थ्रू। इसमें द एग्जॉस्ट फैन ऑन द अपोजिट साइड, जिसके जस्ट ही अपोजिट साइड में एग्जॉस्ट फैन लगा रहेगा। तो उसमें क्या होगा, द एयर इंटर थ्रू द पेड, जिससे क्या होगा, जो एयर पेड के अंदर जब इंटर होती है तो इसमें होती है 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का जो टेम्परेचर उसके अंदर इनर होता है, उसी समय ये कूल कर देता है। तो इसमें है देन ऑफ द आउटसाइड इफ द ह्यूमिडिटी इज लो, जिससे क्या होगा, जो ये टेम्परेचर को, जो हाई टेम्परेचर होता है उसको एग्जॉस्ट फैन के द्वारा आउटसाइड, मतलब बाहर की साइड में यह बाहर निकाल देता है, और इसमें ह्यूमिडिटी को एक लो ह्यूमिडिटी के अंदर यूज करता है। इसमें लाइट के अंदर बात करते हैं, तो लाइट में भी डिफरेंट टाइप के जो आर्टिफिशियल लाइट होती है, डिफरेंट टाइप के सोर्सेस होते हैं, जिससे लाइट प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस में बहुत ही यूजफुल होती है। इसमें इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड द फ्लावरिंग, मतलब फ्लावरिंग और ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट फैक्टर होता है लाइट का। इसमें द दिस माई वेरी विद द इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन एंड द क्वालिटी। ये तीन टाइप से उसको डिस्क्राइब किया है इसके अंदर, इंटेंसिटी के अंदर, ड्यूरेशन के अंदर और द क्वालिटी के अंदर। इसमें द अंडर द हाई लाइट इंटेंसिटी इन समर ग्रोइंग, जो समर ग्रो का जो टाइम होता है, सीजन चलता है, समर ग्रो सीजन होता है, उसी समय हाई लाइट इंटेंसिटी होती है। तो उसी समय रूल बाय द शेडिंग मटेरियल लविंग लाइट इंटेंसिटी फ्रॉम द 10,000 to 1200 to 12,000 to 600 to 800, 6,000 to 8,000। टू मच शेड आल्सो रिड्यूस द ग्रोथ। इसमें जब अगर ज़्यादा ही छाया रहती है, शेड वाला स्थान जहाँ पर, उसी जगह पर ग्रोथ भी रुक जाती है। इसमें द लेस लाइट द रिड्यूस द डिले मैच्योरिटी ऑफ द बर्ड। अगर जब लाइट की एब्सेंसी में, उसकी अनुपस्थिति की, अगर हमारे ग्रीन हाउस के अंदर जब लाइट की कमी रहती है, तो उससे क्या हो जाता है, मैच्योरिटी, जो बर्ड की मैच्योरिटी होती है वह डिले पड़ जाती है। इसमें द माइड विंटर, अगर जो मिड विंटर की बात करते हैं, तो 1% मोर लाइट इंक्रीजिंग फ्लावर यील्ड बाय द 0.6% ऑफ द ऑटम एंड 0.8% इन द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग सीजन और या ऑटम सीजन, जो स्प्रिंग सिस्टम होता है, ऑटम वाला और स्प्रिंग सिस्टम के अंदर ये यील्डिंग में बहुत प्रभावित होता है। इसमें द रिडक्शन ऑफ द 12% लाइट इंटेंसिटी रिजल्ट इन 14% लेस फ्लावर यील्ड इन कोकम्बर। जो कोकम्बर की जो सोनिया एंड द इसमें एलोना,
ये जो दो वेराइटी हैं इनमें जो इसकी यील्ड में बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। सप्लीमेंट ऑफ लाइट, अगर हम सप्लीमेंट ऑफ लाइट के अंदर बात करते हैं तो कौन कौन से सोर्स होते हैं इसके लिए। पहला है हाई प्रेशर मर्क्यूरी, सेकेंड है मेटल हैलाइड एंड द लो प्रेशर सोडियम एंड हाई प्रेशर सोडियम। ये लाइट के जो सोर्स होते हैं जिनसे लाइट की जो आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं ग्रीन हाउस के अंदर। इसमें देयर आर द मेनी लैम्प्स कैन यूज विल फॉर लाइट सप्लीमेंट्री इन द ग्रीन हाउस बेसिकली फॉल इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है। पहला है इनकेंडेंस, सेकेंड है फ्लोरोसेंस एंड थर्ड में आता है हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज। जो हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज को दूसरे नाम से भी जानते हैं हाई प्रेशर मर्क्यूरी, मेटल हैलाइड्स एंड लो प्रेशर सोडियम एंड हाई प्रेशर सोडियम के नाम से जानते हैं इनको। CO2 के अंदर बात करते हैं। CO2 कंटेंट ऑफ द एयर इज ए लिमिटेड फैक्टर इन द फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस का ये बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। इसमें द रोज कल्टीवेशन बेटर टाइम ग्रोन इन द एटमॉस्फेयर कंटेनिंग, इसमें 1200 से लगभग 2000 ppm के आसपास में जो एटमॉस्फेयर होती है उसमें इतने ppm CO2 की ज़रूरी होते हैं। CO2 की अगर बात करते हैं तो CO2 इन रिच प्लांट ऑफ द रोजेज, जो सोनिया की जो यील्ड होती है 25 मोर मार्केटेबल ब्लूम ओवर द पीरियड ऑफ द DEC एंड MAR देन नॉन इन रिच प्लांट। इसमें क्या होगा कि जो सोने की जो यील्ड होती है 25% बहुत मतलब 25% मोर यील्ड होती है मार्केटेबल के बेसिस पर। अगर इसके बात करते हैं साइंटिस्ट जो जेरोनी जो साइंटिस्ट हैं या फिर गेल फाउंड, उसने पाया कि टॉलरेंट इंक्रीजिंग द हाई CO2। इसमें द हाई CO2 की वजह से जो टॉलरेंट भी इंक्रीज होता है, टॉलरेंट में इंक्रीजिंग वृद्धि होती है। ह्यूमिडिटी के अंदर बात करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ रोज इन ग्रीन हाउस कंट्रोल। इसकी जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 70 से ऊपर होनी चाहिए। इसकी ह्यूमिडिटी 70 या 75 के आसपास ह्यूमिडिटी होना ज़रूरी है। जो ह्यूमिडिटी को प्रोवाइड करते हैं हाई उसमें फोगिंग सिस्टम के द्वारा जो हाई प्रेशर की में। इसमें इन समर मंथ के अंदर बात करते हैं देयर आर द सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन बोथ इन द नंबर ऑफ एंड द साइज में। वेंटिलेशन के अंदर बात करेंगे तो वेंटिलेशन में इसमें द इन एक्सचेंज ऑफ द एयर इज डिजायरेबल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ रोजेज। जो नेचुरल वेंटिलेशन जब ग्रीन हाउस के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं तो इससे क्या होगा, जो एयर होती है जो फ्रेश एयर होती है ये ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट के लिए बहुत ही बेसिक होती हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ और जो रोज की जो डेवलपमेंट स्टेज के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। इसमें द इफ द इंश्योर एंड द एडक्वाट सप्लाई ऑफ द CO2 एंड ऑक्सीजन फॉर द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जो रोज की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड जो उसका जो कार्बन जो रोज की जो फोटोसिंथेसिस या फिर फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है इसके लिए CO2 और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उनके लिए सप्लीमेंट होती हैं, उनके लिए सप्लाई होना ज़रूरी है। इसमें ड्यूरिंग दी प्लांट एंड आल्सो रिड्यूस दी रिलेटिव ह्यूमिडिटी विच माई कॉसेज द सीरियस डिजीज। जिससे क्या होगा, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अंदर बात करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा रहती है तो इससे डिजीज की जो जो डिजीज होती है ये भी ज़्यादा लगने की संभावना होती है। तो इसी वजह से वेंटिलेशन प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे क्या होता है जो एक्सेस मॉइस्चर होती है उसको कम कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं स्पेशल प्रैक्टिस के अंदर करते हैं ब्लांडिंग ऑफ रोज। जो बेंडिंग होती है बेंडिंग हेल्प इन द मेंटेनिंग द इनफ ऑफ द लीफ एरिया एंड द प्लांट्स। जो बेंडिंग करते हैं रोज के अंदर स्पेशल प्रैक्टिस के अंदर वाला पॉइंट है। तो इससे क्या होता है जो प्लांट का जो इनफ एरिया मतलब प्लांट का जो एक्सेस एरिया होता है लीफ का उसको मेंटेन करने का बहुत बड़ा हेल्पफुल सिस्टम होता है। इसमें द मैक्सिमम लीफ एरिया इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम। क्योंकि जब लीफ एरिया जो फॉलेज एरिया ज़्यादा एरिया कवर करता है तो उससे
बेंडिंग के द्वारा उसको हटा दिया जाता है, मतलब उसको कम कर दिया जाता है, उसका कवर एरिया को। इसकी वजह से जो रूट होती हैं, जो रूट की मात्रा को बढ़ाया जाता है, जिससे क्या होगा, जो नीचे का जो न्यूट्रिएंट या वाटर होगा वह मतलब अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब करने में सहायक रहता है, जिससे स्ट्रॉन्ग रूट तैयार होती है इसे। इसमें द लीव्स आर द इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट, जिससे क्या, जब हम बेंडिंग करते हैं, जिस जगह से बेंडिंग करते हैं रोज की स्टेम की या फिर रोज की जो ब्रांचेज की, तो इससे क्या होता है, जो एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है वह उसी जगह पे बन के कंप्लीट हो जाता है। दूसरे में आएगा, दूसरा पॉइंट है डिसबडिंग। डिसबडिंग के अंदर हम बात करते हैं तो डिसबडिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द रिमूविंग अनडिजायबल बर्ड। जो अनडिजायबल बर्ड होती है उसको रिमूव करना, ये सेकंड पॉइंट है डिसबडिंग का। इट इज़ द एक्चुअल बाय द प्लेसिंग बाय बर्ड बिटवीन द थंब एंड द इंडेक्स। जो इंडेक्स और थंब के बीच का जो बर्ड होगी उसको हटा दिया जाता है, रिमूव कर देते थे। इसमें द पिंचिंग एंड द रिमूवल ऑफ द वाइल्ड रूट स्टॉक ऑफ द रोड। जो वाइल्ड रूट स्टॉक को रिमूव करना एंड पिंचिंग करना। इसमें द रिमूवल ऑफ द पार्ट टर्मिनल ग्रोइंग पोर्शन ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड पिंचिंग। पिंचिंग का मतलब होता है जो जस्ट ये टर्मिनल ग्रोइंग जो पोर्शन होता है रोज स्टेम का, उसको एक तरीके से रिमूव करना। सेकेंड पॉइंट में दिस ऑपरेशन रिड्यूस द प्लांट है, जिससे क्या हो, प्लांट की हाइट को भी कम कर सकते हैं। बट द प्रमोट द एक्सिलरी ब्रांचेज, जो साइड की जो ब्रांचेज होती हैं एक्सिलरी ब्रांचेज को ग्रो करना, उसको प्रमोट करना। इसमें द मैच्योरिटी ऑफ द फ्लावर बर्ड वाज आल्सो भी प्रिवेंट बाय दिस प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस के द्वारा जो फ्लावर की जो मैच्योरिटी, जो फ्लावर बर्ड की जो मैच्योरिटी होती है उसको भी रोका जा सकता है। इसके बाद जो केमिकल होता है पिंचिंग का, हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे कि BA या फिर ब्रोमेलिन। इसमें जो BA प्लस GA3 का भी यूज कर सकते हैं, या फिर इथेफोन का यूज कर सकते हैं, या लास्ट में अगर हम जब कोई उपचार ना बचे अपने पास तो इसमें LR का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि सोनिया या फिर मर्सीड जो इसकी जो कल्टीवर होते हैं इसके लिए बहुत बेस्ट केमिकल होता है। इसमें रिमूवल ऑफ द पेडेड फ्लावर्स। जो पेडेड फ्लावर्स के लिए रिमूव कैसे करते हैं, इसमें इट इज़ द एक्सपेंडेड जो ब्लूम्स आर नो रिमूव इन द टाइम देयर इज ए चांस ऑफ डेवलपमेंट फ्रूट बियरिंग सीडिंग। इसके बाद इसमें द वंस हिप्स आर द फॉर्मेड एंड इसमें द रीच द एडवांस स्टेप ऑफ डेवलपमेंट ग्रोथ एंड द फ्लावरिंग आर द सेवरली रिड्यूस द ड्यूरिंग द सीजन। इसमें द कटिंग ऑफ द पेडेड फ्लावर्स पॉट्स स्ट्रॉन्ग लेटरल विच द प्रोड्यूस गुड क्वालिटी फ्लावर्स। मतलब ये गुड क्वालिटी फ्लावर्स के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है पेडेड फ्लावर्स को रिमूव करना। इसके बाद है सपोर्ट सिस्टम इन द रोज प्लांटेशन। जो हम सपोर्ट देते हैं रोज की जो प्लांटेशन होते हैं, रोज जो कल्टीवेशन तैयार करते हैं उसमें किस टाइप से सपोर्ट करते हैं, जो स्टिक के द्वारा सपोर्ट देना। इसमें द सपोर्ट सिस्टम मेक द इंटरकल्चर ऑपरेशन। इंटरकल्चर जो सिस्टम हम यूज करते हैं उसी समय वह सपोर्ट दे सकते हैं। इसमें द प्रोटेक्ट, इसमें ईजी एंड द प्रोटेक्ट द बर्ड फ्रॉम द डैमेज बाय द अलाउड द स्टेम बैंड इनटू द पाथ। क्या होगा, जो हम जैसे कि जो स्टेम को एक तरीके से बैंड घुमा के उसको, और उस पर जो स्टिक होती है लकड़ी के द्वारा उसको बांध के पूरी तरीके से उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं स्टेम का। अब प्रूनिंग की बात करते हैं। प्रूनिंग का मतलब होता है जो प्लांट के जो अनवांटेड जो पार्ट होता है उनको रिमूव करना। इसमें द प्रूनिंग इज ए डिसड्यूस रिमूव ऑफ द प्लांट पार्ट टू इसमें द इंड्यूस प्रोडक्शन द क्वालिटी फ्लावर, जिससे क्या होगा बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन क्वालिटी फ्लावर के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। इसमें एंड द मेंटेन द विगर्स ऑफ प्लांट, इससे क्या होगा जो विगर्स प्लांट को भी मेंटेन कर सकते हैं। इसमें जनरली प्रूनिंग इज डन ओनली वंस इन द ईयर, एक साल में एक बार प्रूनिंग करना जरूरी होते हैं आफ्टर द सीजन के हिसाब से। इसमें ऑल कट आर द मेडेड, ऑल कट्स आर मेड एट द एंगल। इसका जो एंगल होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस या फिर 5 सेंटीमीटर अबव द स्ट्रॉन्ग आइस। जो उसका जो 5 सेंटीमीटर के ऊपर जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है उसके जस्ट जो ऊपर का जो साइज होता है 5 सेंटीमीटर के ऊपर का, उससे वहाँ से उसकी कटिंग कर देते हैं। इसमें मेथड ऑफ द प्रूनिंग अडॉप्ट वेरियस द टाइप ऑफ रोजेस। इसमें प्रूनिंग शुड बी एंगल
so that the air should not stagnation of the moisture at the cut end. इसके बाद आफ्टर वेरी प्रूनिंग कट एंड द मस्ट बी ट्रीटेड विद द बोर्डेक्स पेस्ट सॉल्यूशन। जो बोर्डेक्स जो पेस्ट का जो सॉल्यूशन होता है, इससे जो कटा हुआ पार्ट होता है उसको ट्रीट करना, मतलब उससे क्या फंगस रुक जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं विंटरिंग इन द रोजेज। विंटरिंग करते हैं रोज के अंदर। इसमें होता है इसका जो इम्पोर्टेंस के अंदर बात करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इसका। ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन द प्लांट सेल्स ऑफ द रोजेस का इसमें कंटेन द वाटर। जिसमें क्या होगा, जो ग्रोइंग सीजन होता है, ग्रोइंग सीजन के उसी समय पर जो प्लांट की जो सेल्स होती हैं वह उसके अंदर वाटर होता है। तो इसमें होगा इफ दी सडन ड्रॉप इन द टेम्परेचर अकर्स। जिससे क्या होता है, टेम्परेचर का रुकना, उसी समय पर टेम्परेचर की वजह से उसकी जो ग्रोथ रुक जाती है। इसमें दिस वाटर कैन द फ्रीज, जिसके के कारण ये इसका जो वाटर होगा एक जगह पे जम जाता है। एंड द सब्सिक्वेंट द एक्सपेंशन रेप्चर दी सेल्स एंड द डैमेज द और स्किन इसमें स्किल, मतलब इवन द किल देम द ऑन देन द हैंड एंड इफ द रोजेज इज द अलाउड टू गो स्लोली इनटू डोरमेंसी। मतलब जो ये धीरे धीरे क्या होता है, जब इसकी सेल्स के अंदर जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो इसी वजह से ये डोरमेंसी की अवस्था में चला जाता है। तो इसमें क्या होगा, द सेल वॉल द थिनर एंड द वाटर इज ए कन्वर्टेड इन द फॉर्म इन द रेजिस्टेंट फ्रीजिंग। जिससे क्या हो जाता है, जब लो टेम्परेचर की वजह से है जो जब जैसे हिल एरिया होता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, ऐसी जगह पे ये विंटरिंग की जाती है रोज के अंदर। जिसमें जो इससे क्या होता है, जो फ्रीजिंग फॉर्म ले लेती है प्लांट सेल्स के अंदर, जो एक डोरमेंसी की स्टेज में बन के तैयार, मतलब डोरमेंसी की अवस्था बन जाती है ऐसे प्लांट्स के अंदर। तो इसके अंदर हम फिर विंटरिंग प्रोसेस, मतलब प्रोसेस की जाती है इसके अंदर। इसमें द स्टेप टेकन इन द प्रिपेयर द रोज फॉर द विंटरिंग के लिए हम कैसे तैयार करते हैं ऐसे प्लांट्स को। इसमें द डॉन द फर्टिलाइजर आफ्टर द एंड ऑफ द अगस्त। जो अगस्त का जो एंड का महीना होता है उसी समय पर हमें फर्टिलाइज़र यूज नहीं करना चाहिए। इस सेकंड पॉइंट में द ग्रेडली रिड्यूस द वाटरिंग। लास्ट में जाते जाते उसमें वाटरिंग कम कर देनी चाहिए। इसके बाद क्लीन अप द डेड लिप्स। जो डेड लिप्स होती हैं उसको अच्छी तरह से हटा देना चाहिए। इसके बाद डिप्रेस फ्रॉम द अराउंड द बेसिस ऑफ द रोजेस एंड दे अप्लाई एट द डोरमेंसी ऑयल स्प्रे। जो डोरमेंसी वाला जो ऑयल होता है उस पर उसका स्प्रे करना चाहिए एंड द कैन और द ऑयल सरफेस सॉइल सरफेस के ऊपर भी। इसके बाद में है द अवॉइड द डिहाइड्रेशन एंड इसमें द डोंट डू एनी सीरियस प्रूनिंग। उसमें कोई सीरियस प्रूनिंग भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद है वाटर मैनेजमेंट इनसाइड द ग्रीन हाउस। वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा बेसिक रोल होता है, जैसे कि जो नोजल या मिस्ट के द्वारा, सेकंड में ड्रिप इरिगेशन के द्वारा, एंड बाद में अगर हम आगे बात करें स्प्रिंकलर इरिगेशन इज ए नो ऑप्टन यूज फॉर कॉसेज द फोलेज डिजीज की वजह से। हम केवल दो मेथड यूज कर सकते हैं, नोजल या मिस्ट सिस्टम वाला या फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाला। अगर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन अगर यूज करते हैं तो इससे फोलेज डिजीज ज़्यादा उसमें दिखाई देती है, इसी वजह से हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर बात करते हैं तो ग्रीन हाउस कल्टिवेशन रिक्वायर्ड द प्रीशियस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। अगर उसमें करते हैं तो ऑर्गेनिक मिक्सचर करते हैं 15 kg पर मीटर स्क्वायर द सोइल के अंदर। इसके बाद में द बिफोर द प्लांटिंग ए बेसल एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर 2 kg SSP 1 kg CAN, जिसको किसान खाद भी जानते हैं, किसान खाद के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो हाफ के जी होता है MOP इनकॉर्पोरेटेड इन द सोइल के अंदर मिला देते हैं। नाइट्रोजन एंड द पोटास आर द अप्लाइड थ्रू द फर्टिगेशन के समय पर नाइट्रोजन की और पोटास की मात्रा को यूज किया जाता है। वीड मैनेजमेंट के अंदर बात करते हैं रोज के अंदर, तो वीड माई भी कंट्रोल मैन्युअली एंड मैकेनिकल एंड केमिकल, जिससे हम मैकेनिकल के द्वारा या फिर उसके केमिकल से या फिर मैनुअल द्वारा भी इसको वीड को हटा सकते हैं। इसमें तो बहुत ऑर्गेनिक एंड द प्लास्टिक मल्च आर द यूज। इसके अंदर हम ऑर्गेनिक या प्लास्टिक मल्च की भी यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक की अगर बात करते हैं तो उसके ऊपर हम जो एफवाइम से या वर्मी कंपोस्ट जितना भी जो ऑर्गेनिक खाद होता है उनका एक लेयर बिछा के मल्चिंग की जैसे इसको यूज कर सकते हैं, या फिर प्लास्टिक मल्च को बहुत ही हेल्पफुल होती है, उनको यूज करना चाहिए।
हार्वेस्टिंग के अंदर बात करते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ बर्ड कैप बिफोर द हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के पहले इसको जो उसको हार्वेस्टिंग से पहले यूज कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के अंदर बात करते हैं तो इसमें होता है प्रेसी हार्वेस्ट कट रोजेज, सेकेंड में इसमें द ग्रेडिंग ऑफ रोजेज, इसके बाद में बंचिंग ऑफ द ग्रेडेड रोजेज, इसके बाद में पैकिंग ऑफ द बंचेज रोजेज। थैंक यू सो मच।